हेलो बेटा, कैसे हाल है? जेई मेन का हमारा वन शॉट रिवीजन चल रहा था। उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है केटीजी। केटीजी की फुल फॉर्म है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और काइनेटिक थ्योरी का मतलब हुआ कि मोशन से रिलेटेड बात है, मतलब गैस का जो मोशन वाला बिहेवियर है उस बिहेवियर को अपन को समझना है। तो इसमें अपन बात करेंगे गैस की वेलोसिटी के लिए अलग अलग तरीके की वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है। और गैस की वजह से कंटेनर की वॉल पर कितना प्रेशर आता है। बेसिकली अगर बात करें तो दो चीज़ें हैं, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गैस के मोशन के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ एजम्पशंस हम लेकर के चलते हैं। एजम्पशंस जिनको एक बढ़िया लैंग्वेज में हम कह देते हैं पोस्टुलेट्स, मतलब कुछ चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं, कुछ चीज़ें हम मान करके चलते हैं अगर बिहेवियर को समझना है तो। कुछ पॉइंट्स हैं पोस्टुलेट से रिलेटेड, उन पॉइंट्स की मैं रीडिंग लगाऊंगा, बस ट्राई करना कि वो पॉइंट्स अपने माइंड में रख सको, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट हमने कंसिडर किए। उनके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हमारे माइंड में होने चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज द मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास एज आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज अनदर गैस, ठीक है। सिंपली एक बात दिमाग में रखनी कि एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे, और दूसरी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे, लेकिन दो अलग अलग गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो म्यूचुअली डिफरेंट होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। सही बात है, स्फेरिकल कंसीडर करना है, स्फेरिकल शेप में मानना है। रिजिड, रिजिड का मतलब हुआ कि उसके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब उनका जो भी कॉलिजन होगा वो इलास्टिक कॉलिजन होगा और उनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है द साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और बेटा उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका जो साइज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। 3 पॉइंट ये हुए। फिर आगे कुछ एजम्पशंस हैं मोशन से रिलेटेड, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मान करके ये चलते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे डायरेक्शंस में रैंडम मोशन करने के लिए फ्री है और उनकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उनका रैंडम मोशन होता है, सिंपल अगर बात करें तो उनका रैंडम मोशन है। द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। अब उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी की रेंज हो गई है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात आगे भी आएगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब हुआ कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मोशन करते हैं। जो स्पीड मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की होती है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, ठीक है। आगे कॉलिजन से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स हैं। कॉलिजन से रिलेटेड क्या क्या बातें मान करके चलते हैं। पहली बात है द गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। मॉलिक्यूल जब मोशन करते हैं तो उनका आपस में भी कॉलिजन होता है और जाकर के वो कंटेनर या वेसल जो भी है उसकी दीवार से टकराते भी हैं। द कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो कॉलिजन है उसको परफेक्टली इलास्टिक मान करके चलते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन की अगर हम बात करें तो कॉलिजन से पहले जो एनर्जी होती है और कॉलिजन के बाद जो एनर्जी होती है कोई चेंज नहीं होता, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड्स ड्यूरिंग सक्सेसिव कॉलिजन। सक्सेसिव कॉलिजन का मतलब कि मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल से कॉलिजन हुआ, उसके बाद में फिर वो मोशन करके दूसरे मॉलिक्यूल से कॉलिजन करेगा। तो कॉलिजन के बीच में जो उसका मोशन होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट लाइन। हम उस मॉलिक्यूल का जो मोशन है उसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन मान करके चलते हैं और कांस्टेंट स्पीड से मान करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अज्यूम कर रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजंस इज नोन एज द फ्री पाथ। दो कॉलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल जो भी डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्री पाथ। अब दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हमेशा सेम नहीं होगा, कभी वो डिस्टेंस कम होगा, कभी वो डिस्टेंस ज्यादा होगा। कॉलिजन थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद हुआ तो फ्री पाथ कम हो गया, कॉलिजन ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद हुआ तो फ्री पाथ ज्यादा हो गया। इसलिए हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने नंबर ऑफ कॉलिजन्स कंसीडर कर लिए। फॉर एग्जांपल 10 कॉलिजन्स की बात की
कि एक मॉलिक्यूल के मैंने 10 कॉलिजन्स को कंसीडर किया, ठीक है। अब एक कॉलिजन में कितना फ्री पाथ है, नेक्स्ट कॉलिजन में कितना फ्री पाथ है, नेक्स्ट कॉलिजन में कितना फ्री पाथ है, सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब जितने भी फ्री पाथ हैं वो सारे फ्री पाथ में मेजर करके सबका टोटल कर दूंगा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। उसको नंबर ऑफ कॉलिजन से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मीन फ्री पाथ आ जाता है। तो ये मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स डन बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। The time spent in a collision between two molecules is negligible in comparison of time between two successive collision. Collision के बीच में वो जो ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रेवल करने का जो टाइम है, उस टाइम के कंपैरिजन में कोलिजन करते हुए कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वो टाइम नेग्लिजिबल है। मतलब कोलिजन जब हो रहा है तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, तो वो टाइम ट्रेवल करने के टाइम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं, ये सारे पॉइंट्स बोलता जा रहा हूं जिससे कि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पॉइंट रहे। कभी कभी क्या है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है जेईई में कि पोस्टुलेट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आ गया तो वो दिमाग में हमारे होने चाहिए जिससे कि हम देख करके उसको टिक कर सकें। एजम्पशंस रिगार्डिंग फोर्स, फोर्स के रिगार्डिंग एजम्पशन क्या है, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है, एक्चुअल में होता है, बट हम यहां पर अगर काइनेटिक थ्योरी को समझना चाहते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल बी कंसीडर टू बी जीरो। ये पॉइंट आगे हमारे यूज में आने वाला है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करेंगे। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव। ग्रेविटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मासेज, क्योंकि उनका मास बहुत कम है। अब ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ये वैल्यू इटसेल्फ बहुत कम है, उसमें m1 और m2 की वैल्यू भी बहुत कम है, तो फोर्स जो आता है वो बहुत कम आता है। एंड वेरी हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड। प्रेशर से रिलेटेड भी बात है, molecules constantly collide with the wall of container due to which their momentum changes। जब मॉलिक्यूल जाकर के कंटेनर या वेसल की दीवार से टकराएगा, टकराने की वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आने की वजह से फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होने की वजह से प्रेशर अप्लाई होगा। दिस चेंज इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसीलिए वो प्रेशर अप्लाई होगा कंटेनर की दीवार पर। Assumptions regarding density, density is considered to be uniform throughout the volume. The density of gas is constant at all points of the container। सारे पॉइंट्स पर डेंसिटी हम यूनिफॉर्म लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं केटीजी को समझने के लिए, मतलब गैस के काइनेटिक बिहेवियर को समझने के लिए ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है गैस इक्वेशन की, जो हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक आइडियल गैस की अगर बात करें, आइडियल गैस का मतलब जिसमें ये सारे पोस्टुलेट्स हम लेकर के चलते हैं, एक आइडियल गैस के लिए अगर बात करें तो उसका इक्वेशन होता है PV = μRT। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं नोटेशन की भी कर लूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहीं कहीं हम इसको PV = nRT भी लिखते हैं, सही बात है। n लिख लें या म्यू लिख लें, कोई भी एक चीज आप डिसाइड कर लो, अल्टीमेटली ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। सो नोटेशन को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि म्यू है तो मैं थ्रू आउट द डिस्कशन, मतलब अपने इस पूरे सेशन में मैं नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से रिप्रेजेंट करता हुआ चलूंगा। आप नंबर ऑफ मोल्स को एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं एडवाइस भी आपको ये करूंगा, अगर आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n लिख रहे हो तो मेरे कहने से म्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप n ही मान करके चलना, ठीक है। जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस है आप उसी तरह से लेकर के चलना। सो आइडियल गैस का इक्वेशन PV = nRT या μRT। P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, R गैस कांस्टेंट हो गया, T इज द टेम्परेचर इन द केल्विन। गैस कांस्टेंट की अगर बात करें तो वैल्यू आएगी 8.31, PV की यूनिट बन जाएगी जूल, अपॉन में मोल चला जाएगा तो इसकी यूनिट आ जाएगी मोल, और टेम्परेचर की यूनिट आ जाएगी केल्विन। तो R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोल पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। ये छोटा सा कन्वर्जन काम आएगा आगे।
एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। और एक मोल का जो मास होता है बेटा उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक मोल का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, mw से उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर वेट या mw होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब इस पर बेस्ड कुछ लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, ये सारे के सारे यहीं से बने हैं। उन गैस लॉ में मैं तो आपको एडवाइस यही करूंगा कि बस आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन से लॉ में क्या चीज कांस्टेंट लेकर के चल रहे हो, ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कि भाई पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी है। अब अगर मैं बॉयल्स लॉ की बात करता हूं तो टी को कांस्टेंट लेना है, ठीक है। मेरे दिमाग में क्लियर है कि बॉयल्स लॉ टी कांस्टेंट तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हुआ, और पीवी अगर कांस्टेंट हो तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v हुआ। ये रिलेशन आ गया, v प्रोपोर्शनल टू 1/p या p प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो p और v का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये हाइपरबोला आएगा p और v का, ठीक है। बट एक बात यहां पर देखना, अगर मैं pv का ग्राफ प्लॉट करूंगा v या p के साथ में, तो pv तो इटसेल्फ कांस्टेंट है। पॉइंट टू बी नोटेड, p और v, p में चेंज हो रहा है, v में चेंज हो रहा है, pv कांस्टेंट है। सो अगर मैं pv का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट आएगा, v के साथ ड्रॉ करूं चाहे p के साथ ड्रॉ करूं, pv विल बी कांस्टेंट। ये हुआ बॉयल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ पर अगर बात करें तो अगेन वही देख लेना है कि क्या चीज बेटा मैं कांस्टेंट लेकर के चलूंगा। चार्ल्स लॉ में अगर बात करें तो फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया pv इक्वल्स टू म्यू आर टी। चार्ल्स लॉ में अगर मैं बात करूंगा तो p को कांस्टेंट लेना है, बस दिमाग में ये चीजें लेकर के चलो। p को अगर कांस्टेंट ले लूंगा, म्यू आर कांस्टेंट है ही, तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा। तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब v और t का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आ गया। अगेन v और t के चेंज होने से v चेंज होगा, बट v अपॉन t विल बी कांस्टेंट, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू t है। तो इसका मतलब ये होगा कि v अपॉन t कांस्टेंट है। v अपॉन t का ग्राफ ये कांस्टेंट रहा, v अपॉन t का ग्राफ ये कांस्टेंट रहा। कहानी क्लियर है? बॉयल्स लॉ हुआ, चार्ल्स लॉ हुआ। अब इसके बाद में एक क्वांटिटी और बची है तो एक लॉ और ले लेते हैं, गैलुसैक्स लॉ, ठीक है। भाई हमने p को भी कांस्टेंट ले लिया, t को भी कांस्टेंट ले लिया। अब v के कांस्टेंट होने की बारी है तो pv इक्वल्स टू म्यू आर टी, और v को कांस्टेंट कर लो बेटा। v को कांस्टेंट कर लेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, p प्रोपोर्शनल टू t। ये आ गया रिलेशन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बहुत सिंपल है। प्रोपोर्शनल आ गया तो p और t का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। p अपॉन t विल बी कांस्टेंट, तो p अपॉन t विल बी कांस्टेंट, p अपॉन t विल बी कांस्टेंट। p के साथ ड्रॉ करो चाहे t के साथ ड्रॉ करो, p अपॉन t तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये तीन लॉ क्लियर हुए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर हमें बात करनी है तो t को कांस्टेंट ले लो, चार्ल्स लॉ की अगर बात करनी है तो p को कांस्टेंट ले लो, गैलुसैक लॉ की अगर बात करनी है तो v को कांस्टेंट ले लो। किसमें किसको कांस्टेंट लेना है, केवल इतनी सी बात को दिमाग में रखो, रिलेशंस बनेंगे, ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। कुछ भी स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीज को दिमाग में रख लो कि कौन सी क्वांटिटी को कौन से लॉ के लिए कांस्टेंट लेना है। एवोगाड्रो साहब ने भी अपना एक लॉ दे दिया, सिंपल सी बात बोली उन्होंने, भाई पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी है। दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग गैस ले लेते हैं, दोनों का प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो दोनों के लिए म्यू सेम। कौन सी नई बात है? दो अलग अलग गैस का प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो और उनका टेम्परेचर भी सेम रखा जाए तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स सेम आएगा इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें सेम रहेगा। आर तो कांस्टेंट है ही। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू इट एट सेम टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 इक्वल्स टू n2। या फिर एक नोटेशन की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स को आप ये लिख देते हैं या म्यू लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N लिख रहे हैं और एवोगाड्रो नंबर को Na लिखना है। ये नोटेशंस का ध्यान रखना भाई साहब। कई बार क्या है कि नोटेशन की वजह से ही फॉर्मूला गलत याद रह जाता है, तो किसका क्या मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। तीनों N है, नंबर ऑफ मोल्स में छोटा वाला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बड़ा वाला है,
और एवोगैड्रो नंबर है तो साथ में ए और आ रहा है सफिक्स में। ये नोटेशंस हैं, ठीक है। अब डाल्टन साहब ने भी अपना एक लॉ दिया, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। पार्शियल का मतलब हुआ इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला कि मान लो एक कंटेनर में गैसेस का मिक्सचर है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा गैसेस उस कंटेनर में है। अब अगर मुझे कंटेनर की वॉल पर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो डाल्टन साहब ने बड़ी एक सिंपल सी बात बोली कि इंडिविजुअल गैसेस की वजह से कंटेनर की वॉल पर प्रेशर देख लो। फर्स्ट गैस की वजह से सपोज P1 है, सेकंड गैस की वजह से P2 और थर्ड गैस की वजह से P3, मान लो 3 गैसेस है, तो टोटल प्रेशर विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। According to it, the pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of each component gases present in the mixture। component का मतलब वो जो gases हैं अलग अलग उनकी बात हो रही है, तो सबकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है उनका सम कर दो, that will be the total pressure exerted on the wall of the container। ये डाल्टन साहब ने बोला था, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग और इंपॉर्टेंट कहानी कि प्रेशर की बात हो रही है, कंटेनर की बात हो रही है, गैस प्रेशर लगाती है, एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे हमने ये कंटेनर ले लिया, क्यूबिकल कंटेनर ले लिया सपोज एल साइड का, उसमें गैस भरी हुई है। अब उसकी वजह से उसकी वॉल पर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर के लिए पूरा डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तो अपन डेरिवेशन वाली चीज को डिस्कस करेंगे ही नहीं, डिटेल में अपन जाएंगे ही नहीं। डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर अगर बात करें तो गैस की वजह से कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर आएगा 1/3 dVRMS स्क्वायर। अब यहां भी नोटेशन की थोड़ी सी बात कर लूं, D इज द डेंसिटी नॉट द डायमीटर, दिस इज द डेंसिटी, और डेंसिटी को हम रो भी लिखते हैं। देख लेना क्या नोटेशन लेकर के चलना है। तो मुझे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। दिमाग में ये होना चाहिए कि ये डेंसिटी है। अब आपका जो भी नोटेशन हो आप उस नोटेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। VRMS क्या है? RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। आगे इस पर थोड़ी सी डिटेल में मैं बात करूंगा, बाकी मीनिंग तो समझ में आ ही रहा होगा। कुछ ऐसी बात ऑल्टरनेटिंग करंट में भी की जाती है, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, वहां पर भी RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नाम है इसमें काम उल्टे सीक्वेंस में करना है। उल्टे सीक्वेंस में करना है मतलब पहले मैं वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा। कर क्या रहा हूं मैं एक्चुअल में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी सपोज आ रही है, मुझे उनकी वेलोसिटीज के स्क्वायर करने हैं। सारी वेलोसिटीज के मैं स्क्वायर कर लूंगा, फिर मैं उनका मीन कैलकुलेट करूंगा। मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn। अब उनकी वेलोसिटी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। उसका अगर मैं मीन लूंगा, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज कैसे लूंगा? सबका सम करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करूंगा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा n, यहां से आ जाएगा मीन। तो स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद में मीन ले लिया, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर मैं लगा दूंगा रूट। तो यहां से जो वेलोसिटी कैलकुलेट होगी उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर या RMS वेलोसिटी, ठीक है। तो एक होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब RMS की अगर मैं बात करूं तो मीन स्क्वायर से आगे एक स्टेप और जाना है, रूट ले लेना है। अगर रूट ले लिया तो RMS बन गया, रूट नहीं लिया तो उसका नाम मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहा। तो P इक्वल्स टू ये आया। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने VRMS लिखा, मतलब मैंने रूट भी ले लिया है और फिर मैंने उसका स्क्वायर किया हुआ है ना, इसका मतलब मैंने रूट को हटा दिया है। तो तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये जो VRMS स्क्वायर है ये एक्चुअल में VMS है क्या? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है क्या? क्योंकि आपने RMS कैलकुलेट किया, मतलब आपने स्क्वायर लेकर के, मीन लेकर के फिर उसका रूट कर दिया और रूट करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये तो मीन स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं तो डेंसिटी को मैंने लिख दिया है मास अपॉन वॉल्यूम। चलो जी, तो P इक्वल्स टू 1/3 ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम और VRMS स्क्वायर। V को बेटा इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो PV इक्वल्स टू ये भी कहा जा सकता है, M इज द मास, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मास है, जरूरी नहीं कि ये मॉलिक्यूलर वेट हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट की बात तो तब करेंगे जब
1 मोल गैस के लिए बात हो रही है। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आया, दिमाग में रखना। क्वेश्चन ट्राई करते हैं हैंड टू हैंड, प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, कहानी सुनते हैं। द मास ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना है, 3.32 इंटू 10⁻⁻27 kg। एक मॉलिक्यूल का मास 3.32 इंटू 10⁻⁻27 kg आया। इफ 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं वो 10⁻23 है। पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। अ फिक्स्ड वॉल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दीवार का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टू द नॉर्मल एंड रिबाउंड इलास्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 10⁻3। इलास्टिकली का मतलब कि जितनी स्पीड से टकरा है उतनी स्पीड से वापस आए। वापस इतनी स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब टकराने की स्पीड भी यही है। उसको मैंने कह दिया v, दैट इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पर कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा बेटा। वो चीज मैं आपको एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां से आकर के टकराया और यहां से ऐसे चला गया। नॉर्मल से, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं कि सपोज नॉर्मल से या दीवार से थीटा एंगल पर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहां से थीटा एंगल लिया है या नॉर्मल से थीटा लिया है। मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल, चलो मैं नॉर्मल से थीटा ले लेता हूं, ये एंगल थीटा हो गया, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम की हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में। चेंज इन मोमेंटम की बात कैसे होगी, mv और mv, इस वैल्यू को मैंने p मान लिया। कॉन्सेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन आप संभाल लेना, ठीक है। p मोमेंटम से आकर के p से जाना है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ। मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज हुआ है तो भी मोमेंटम में चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज कैसे कैलकुलेट होगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इधर है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इधर है, ठीक है। अब इनको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा p cos थीटा और इधर की तरफ आएगा p sin थीटा। बात क्लियर हुई। ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूं तो इधर कंपोनेंट आएगा p cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा p sin थीटा। बेसिक वेक्टर है बेटा, ध्यान से समझ लेना। मतलब इसमें वेक्टर भी आ जाएगा, कोलिजन भी आ जाएगा और केटीजी भी आ जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना है। तो जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम था मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया, ये दो कंपोनेंट आ गए। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया, ये दो कंपोनेंट आ गए। अब अगर मैं x की तरफ देखूं, x मैंने इसको ले लिया, y मैंने इसको ले लिया, x की तरफ अगर देखूं तो मोमेंटम में चेंज है क्या, वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो x की तरफ मोमेंटम में चेंज आएगा। और वेक्टर की एक बहुत बेसिक बात है कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो और चेंज की बात करो, डायरेक्शन अपोजिट हो और चेंज कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएंगे। तो दोनों मैग्नीट्यूड प्लस होकर के x की तरफ जो चेंज आएगा वो 2p cos थीटा हो जाएगा। बट y की तरफ अगर देखें तो ना डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो y की तरफ जो चेंज आएगा दैट विल बी 0, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि x की तरफ जो चेंज आया वही मोमेंटम में चेंज आया 2p cos थीटा। फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं कहानी समझ रहा हूं, फिर वैल्यूज पे बात करूंगा। यहां से फोर्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। और फोर्स से अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में अगर मैं इसको अप्लाई करूं, आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बेटा, ये काम आता है कॉन्सेप्ट चेंज इन मोमेंटम वाला, ठीक है। कोलिजन से पहले का मोमेंटम रिजॉल्व किया, कोलिजन के बाद का मोमेंटम रिजॉल्व किया, x की तरफ कुछ चेंज मिला, y की तरफ 0 मिला, मोमेंटम में चेंज को टाइम से डिवाइड कर दिया, फोर्स आ गया, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूं, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करूं तो P का फॉर्मूला है mv, mv दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल टकराए हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करूंगा तो मोमेंटम mv हो गया, n है तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर p की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा, mv इंटू n,
सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड दी हुई है, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दूंगा, एरिया फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, फिर एरिया की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट कन्वर्जन वाली बात का ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, तो 10⁻⁻⁴ लगा देना है। सो द एरिया विल बी 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आप संभाल लेना। ठीक है, डन। अच्छी तरीके से इसको देख लेना। अगेन कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझना, इस पर क्वेश्चन आता है, और ये कोलिजन का कॉन्सेप्ट है मोमेंटम चेंज को कैलकुलेट करने का। आरएमएस वेलोसिटी थोड़ी देर पहले जिस पर बात हुई थी, अब थोड़ी सी और ढंग से बात कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, P इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास में, 1/3 डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और हमने लिखा था VRMS स्क्वायर। मैंने बोला था ये V मीन स्क्वायर है। मीन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है बेटा, मतलब ये ऊपर लाइन जो हम खींचते हैं इसको हम कहते हैं बार, बार का मतलब होता है मीन। ठीक है, तो स्क्वायर का मीन, तो ये VMS कह सकता हूं इसको, मतलब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आरएमएस का स्क्वायर वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, 3 को मैं इधर की तरफ ले गया, ये बन गया। यहां से अगर मैं VRMS कैलकुलेट करूं तो भाई VRMS इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3PV/m और अंडर द रूट। यहां से अगर मैं कैलकुलेट कर दूं VRMS का ये फॉर्मूला बन गया। और बेटा इसको मैं कह सकता हूं रूट 3P अपॉन में मास और ऊपर वॉल्यूम है, तो ये आ गया डेंसिटी। तो VRMS का फॉर्मूला आ गया रूट 3P अपॉन रो। वही कहानी है यहाँ पर, मैं उसको अपने तरीके से बोल रहा हूँ, कहानी वही मिलेगी, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। तो RMS वेलोसिटी आ गई रूट 3P अपॉन रो। अब अगर मुझे ये एक्सप्रेशन टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर की फॉर्म में न्यूमेरिकल आता है, तो मुझे VRMS टेम्परेचर की फॉर्म में भी चाहिए। मैंने आइडियल गैस का इक्वेशन लिखा, PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है म्यू RT, PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं m/mw लिख सकता हूं। अब इस पॉइंट पर ध्यान और देना है, मेरे पास में गैस का मास है जो गिवन मास है, और मेरे पास में मॉलिक्यूलर वेट है। तो मास को अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक मोल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। अब इस m को अगर मैं इधर की तरफ ले जाऊं तो PV/m इक्वल्स टू RT/mw, और इसको ध्यान से देखो तो ये 1/ρ है, तो ये आ गया P/ρ इक्वल्स टू RT/mw। यहां से ये वैल्यू पुट कर दें, क्या बन जाएगा, रूट 3P/ρ। P/ρ को क्या लिखना है बेटा, RT/mw। तो मेरे पास में यहां लिख रहा हूं VRMS आ गया है। प्रेशर की फॉर्म में बात करूं तो 3P/ρ अंडर द रूट, क्लियर। और अगर टेम्परेचर की फॉर्म में बात करूं तो रूट 3RT/mw। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मास नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये टेम्परेचर है, तो VRMS को ये भी लिख सकते हैं। वही सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। इसको चाहे याद रखना चाहे मत रखना, एक मॉलिक्यूल के लिए मास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इतना लिखना, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस याद रखने के लिए मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा। सिचुएशनली एक एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन बना लेंगे, अगर अपन को बेसिक कन्वर्जन मालूम है कि इससे ये ऐसे कैलकुलेट होता है। मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल का मास जो होता है उसको ये कहते हैं, तो उससे सारे कन्वर्जन्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग में पोस्टुलेट्स जो अपन डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम पार्टिकल जिस स्पीड से मूव करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दिस इज डिफाइंड एज द स्पीड विद विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिससे स्पीड से ट्रेवल करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। उसका फॉर्मूला ये है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है। फिर मैं कहूंगा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सही है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ये K, दैट इज 1.38 × 10⁻⁻23। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये मॉलिक्यूल का मास। अगर याद रखो, नहीं इससे भी काम चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबल की बात करनी है तो रूट
2RT अपॉन mw। अगर आपको याद ही रखना है तो उसका तरीका बता देता हूं कि R है तो mw लिख लो और K लिखना चाहते हो तो स्मॉल m लिख लो, ये मॉलिक्यूल का मास है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट और मॉलिक्यूल का मास, या फिर गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गई है √2RT अपॉन mw। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी Vrms क्या आता है, √3RT अपॉन mw। बहुत कुछ सेम है, बस 2 और 3 का डिफरेंस है। तो इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। अगर मैं Vrms और मोस्ट प्रोबेबल इन दोनों का रेशियो लूं तो √3/2 आ रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, Vrms और मोस्ट प्रोबेबल इन दोनों का रेशियो। ठीक है, यहां तक की कहानी हुई क्लियर, डन। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जी इसमें 4-5 ऑप्शन है, ये अच्छे तरीके से चेक कर लेगा कि अपन ने क्या चीज सीखी है अभी तक। सेम गैस इज फिल्ड इन 2 वेसल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। 2 वेसल्स हैं तो वॉल्यूम हो गया दोनों में सेम, गैस सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मास सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है क्योंकि सेम गैस है। एट द सेम टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर भी सेम है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:4, मतलब n1 अपॉन n2, मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है उसका रेशियो 1:4 है, देन ABCD 4 बातें चेक करनी है कौन कौन सी सही। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन 2 वेसल्स विल बी सेम। RMS वेलोसिटी पर अगर बात करें तो √3RT अपॉन mw। अब देखो यहां वो पॉइंट काम आएगा जो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट, दोनों में गैस सेम है तो ये सेम होगा। क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर सेम है, ये तो सेम होता ही है, तो RMS वेलोसिटी दोनों में सेम आएगी, बिल्कुल सही बात है। रेशियो ऑफ प्रेशर इन दीज वेसल्स विल बी, अब प्रेशर का रेशियो चाहिए, ठीक है। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर की बात कहां से होगी, आप प्रेशर और Vrms का जो रिलेशन है वहां से भी बात कर सकते हो। PV इक्वल्स टू m अपॉन mw RT, यहां से भी बात कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, R सेम हो गया, mw सेम हो गया, मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। m1 और m2 गिवन मास है, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में अगर बात करूं तो n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसको एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई। अब ये वही चीज आ गई कि ये कन्वर्जन याद रखने की जरूरत का है। अगर मैं कहूंगी पहले कंटेनर में जो गैस भरी हुई इसका मास m1 है, ठीक है, उसमें n1 मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो उसका टोटल मास n1 इंटू m हो गया। दूसरे में बात करें तो n2 इंटू m, क्योंकि गैस तो सेम ही है तो एक मॉलिक्यूल का मास तो दोनों में सेम आएगा। कहने का मतलब कि प्रेशर का जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है उसके बराबर आ गया, और वो रेशियो 1/4 है, तो ये सही है। रेशियो प्रेशर सही है, तो रेशियो प्रेशर 1:1 ये गलत हो गया क्योंकि ये सही है। द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द 2, क्योंकि ये सही है इसलिए ये गलत हो गया, तो ए और बी ऑप्शन सही है। ये लो जी थर्ड ऑप्शन आ गया। चेक करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बेसिक चीज को दिमाग में रखना है, केवल फॉर्मूला याद नहीं रखना है बेटा। फॉर्मूले में जो चीजें लिखी हुई उन चीजों के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है n और m को लेकर के कि m मास है या मॉलिक्यूलर मास है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एवोगाड्रो नंबर है या नंबर ऑफ मोल्स है, उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें अगर क्लियर होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। देखो आगे भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। RMS स्पीड की बात हो रही है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, वो दी हुई है VH, V0 और VC, ठीक है। कम ज्यादा का पता लगाना है। Vrms इक्वल्स टू क्या है जी, √3RT अपॉन mw, टेम्परेचर सेम है। कुल मिलाकर के बात ये होगी कि Vrms प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √mw। बहुत सिंपल सी बात हो गई बेटा। मॉलिक्यूलर वेट देख लो, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसके लिए स्पीड सबसे कम होगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है उसके लिए स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। हाइड्रोजन का बेचारे का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन के लिए है, चलो जी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक एटम का कितना होता है 16, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट 32। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आएगा 12,
प्लस O2 का आ गया 32, ये आ गया 44। भाई साहब सबसे कम हाइड्रोजन का है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्पीड सबसे कम, उससे ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए, और सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये आ गया। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के। कंफ्यूज मतलब नहीं, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है और ये ऑक्सीजन के लिए, मतलब नोटेशन है ये VC, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर वेट की बात थी। लो ये शायद वही चीज आ गई है जो अभी मैं तुमसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, VRMS और VMS। मैंने तुमसे बोला था कि जेई में क्वेश्चन आया है, सामने आ गया। द रिलेशन बिटवीन RMS स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल, ये अपन ने लिख दिया था, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। VRMS और मोस्ट प्रोबेबल रेशियो लेता हूं तो √3/2 आता है, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है मोलर मास ऑक्सीजन का, टेम्परेचर 300 केल्विन, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे आपको ऐसा लगे कि ये न्यूमेरिकल है। इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल। अरे भाई टेम्परेचर की बात करोगे तो इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तो रेशियो तो यही रहना है। तो आपको तो फॉर्मूला देख करके रेशियो लिख देना है, टेम्परेचर डजंट मैटर, ठीक है। चलो जी, थोड़ी सी कहानी और डिस्कस करते हैं, आगे की थोड़ी सी थ्योरी और। काइनेटिक एनर्जी, अब गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है। मीन मोलर काइनेटिक एनर्जी, पहले मैं रीडिंग लगाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए अगर बात करें तो उसकी एनर्जी ये। भाई काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है, देखो 12mv², बेसिक से चीज को ले लो, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार मुझे है ना 1 मोल गैस के लिए लिखना है, तो 1 मोल गैस के लिए मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां पर आ गया mw, और v² क्या लिखते हैं अपन, वही RMS, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग है, इसलिए v नहीं लिखेंगे, VRMS लिखेंगे। तो 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 12mw, और याद करो VRMS² का फॉर्मूला 3RT/mw, स्क्वायर है ना इसलिए रूट हटा दिया, VRMS = √3RT/mw था, तो स्क्वायर की वजह से हटा दिया, ये कैंसिल हो गया, ये 3/2RT। अब ये जो रिजल्ट्स हैं दिमाग में होने चाहिए। 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2RT, 1 मोल के लिए। 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर चाहिए, अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, Na, तो 1 के लिए अगर चाहिए तो 3/2, 1 मॉलिक्यूल के लिए R/Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूंगा ना भाई, 1 मोल के लिए इतना हो गया, और 1 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया। ये जो आता है ना बेटा, यही हमारा K है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ध्यान रखना है R/Na = K, और K की वैल्यू मैंने बता दी थी 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, तो ये आ जाएगा 3/2 kT, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। इफ mw इज द मॉलिक्यूलर वेट, सही बात है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो गिवन है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। अब 1 ग्राम के लिए अगर चाहिए, ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। मैं कहता हूं इस पॉइंट को अगर आप दिमाग में नहीं भी रखोगे चलेगा, कोई ज्यादा मैटर नहीं कर रही है चीज। वही वाली चीज कि हर छोटी छोटी चीज का एक्सप्रेशन बना बना करके मैं लिख लूं और सबको मैं रट लूं, कंफ्यूजन हो सकता है। बेसिक चीज समझ लो, 1 मोल के लिए अगर तुमको चाहिए तो 3/2RT, 1 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो 3/2 kT, ठीक है। अब 1 ग्राम के लिए चाहिए तो जरूरत पड़ने पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रख सकते तो याद रख लेना, ठीक है। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या चीज होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली वे है, मोड है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है गैस का, वो कितने इंडिपेंडेंट वे में, इंडिपेंडेंट तरीके से एनर्जी पजेस कर सकता है। मतलब उसके पास में एनर्जी होने के लिए क्या क्या इंडिविजुअल वेज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं। द मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग है, ठीक है,
इसका जो वैल्यूज हमारे सामने लिखी हुई इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, केवल मीनिंग मैंने बता दिया कि कितने तरीके से उसके पास एनर्जी हो सकती है। अब मैं एडवाइस करूंगा कि आपको डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मैं यहां अलग से मेंशन करता हूं और क्वेश्चन के लिए इसको डायरेक्ट दिमाग में रखना कि मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 है। डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 है। ट्राई एटॉमिक में दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक पॉसिबिलिटी आएगी नॉन लीनियर की और एक आएगी लीनियर की। नॉन लीनियर में अगर बात करें तो 6 है, लीनियर में अगर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 है। नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं H2O और CO2। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। तो अगर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस है तो F की वैल्यू 6 है, लीनियर के लिए 7 है, मोनोएटॉमिक में 3 है, डाइएटॉमिक में 5 है। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, बाकी सारी कहानी ठीक है आप नहीं भी दिमाग में रखेंगे तो चलेगा। एक छोटा सा पॉइंट और ये रख लेना कि 5 जो आ रहा है डायएटॉमिक के लिए उसमें से 3 ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है, 2 रोटेशनल मोशन के लिए। और ये जो 7 आ रहा है इसमें ट्रांसलेटरी, रोटेशन और वाइब्रेशन, मतलब जो एनर्जी है वो 3 तरह से है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल और वाइब्रेशन वाली। तो किसका कितना पार्टिसिपेशन है वो दिमाग में रख लो तो ठीक है, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन के लिए पूछ लेते हैं। अब अगर मैं डायएटॉमिक में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं और उससे रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मैं 3 ही लिखूंगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा तो 5 लिखूंगा, केवल ट्रांसलेशन के लिए बात करूंगा तो 3 लिखूंगा, रोटेशन के लिए अगर उसमें बात करूंगा तो 2 लिखूंगा। और ऐसे ही ट्राइएटॉमिक में अगर मैं इसे कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 2, रोटेशन से रिलेटेड 2, ट्रांसलेशन से रिलेटेड 3, टोटल 7। तो ये बाइफर्केशन और दिमाग में रख लेना, ठीक है। बाकी और किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसका हमारे लिए कोई ऐसा यूज नहीं है, डेटा अगर हमारे ये दिमाग में रहते हैं तो ठीक है। चलें आगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में मैक्सवेल साहब ने एक बहुत अच्छा लॉ दिया था, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, पार्टीशन का मतलब हम समझते ही है, पार्ट कर देना, डिवाइड कर देना ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी के इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं। मैक्सवेल साहब ने ये कहा था कि साहब गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, वो जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिवाइडेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की भाई टोटल एनर्जी 9 जूल है मॉलिक्यूल की और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा तो वो जो 9 जूल है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। तो एनर्जी सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली डिवाइडेड होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम all its energy is divided equally among its all possible degrees of freedom, सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में इक्वली, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट टेम्परेचर T केल्विन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स एन एवरेज ½ kT। किसी भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर बात की जाए, समझ लेना इस बात को, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी ½ kT होगी, ठीक है। अब अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kT है। एक मॉलिक्यूल के लिए बात करूं तो सपोज उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना बन गया, ये लिखा, ठीक है। ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल ½ RD4, ये तो पर मोल है, ये आना नहीं है, सही बात है। ½ kTF मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, एक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी होगी वो ½ FKT, ठीक है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये है, एक मॉलिक्यूल के लिए ये है। अब आपने कहा सर मुझे तो एक मोल के लिए चाहिए, एक मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, Na। एक मॉलिक्यूल का इतना, तो Na के लिए कितना, ½ FKNaT, और ये R है, याद करो R/Na = K था, तो K इंटू Na को मैंने R लिख दिया, तो ½ FRT आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगेन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kT, एक मॉलिक्यूल के लिए F से मल्टीप्लाई,
1 मोल के लिए उसको Na से मल्टीप्लाई, तो 1 मोल के लिए आ जाएगी हाफ FRT। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंसीडर्ड टू बी जीरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात करते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी में एक्चुअल में दो एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बट हम जो पोस्टुलेट्स लेकर के चल रहे हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंसीडर्ड टू बी जीरो। इसका मतलब जहां भी इंटरनल एनर्जी बोली जाए उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी समझ लिया जाए। फॉर एन आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। 1 मोल के लिए अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी पूछे, अभी हम इसको काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे, अब हम उसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, तो 1 मोल के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हाफ FRT होगी, 1 मोल के लिए अगर बात की जाए बेटा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। स्पेसिफिक हीट का मतलब हुआ, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, अभी इस पर नहीं जा रहा हूं मैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मतलब होता है कि 1 ग्राम लेकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखता हूं मैं। तो किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि उसका 1 ग्राम लेकर के, 1 ग्राम मास लेकर के उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब ये काम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जाए, मतलब V को कांस्टेंट रख करके किया जाए, तो उसमें से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम CV हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री लिखा हुआ है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको लिखेंगे CP, बस उसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 मोल गैस, अब इसको सॉल्व किया जाता है dQ इक्वल्स टू NCV dt से। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। CV इक्वल्स टू हाफ FR, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं तो हाफ FR, ये 11th क्लास में डेरिवेशन समझ लिया जाता है। तो CV की वैल्यू हाफ FR आएगी। ठीक है। ऐसे ही CP के लिए बात करें, चीजें पूरी डिटेल में लिखी हुई है, बट जो काम की चीज है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डेरिवेशंस में घुसने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वही सारी कहानी लिखी हुई है, बस कांस्टेंट प्रेशर पर वही डिफरेंशिएशन करके निकाला है। और CP और CV का रिलेशन आता है CP माइनस CV इक्वल्स टू R, इसको हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है। अब CV की वैल्यू मेरे पास में हाफ FR आई है ना CV की वैल्यू, तो CP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV प्लस R, दैट इज हाफ FR प्लस R को कॉमन लेकर के 1 प्लस F/2 लिख सकता हूं, ये CP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ नीचे, सॉरी ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया है R कॉमन F/2 प्लस 1, जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। ठीक है ना, कहानी क्लियर हुई? तो ये रिजल्ट्स याद रखना है। एक बार मैं यहां पर दोनों लिख देता हूं, कंफ्यूजन मत रखना भाई। CV अगर चाहिए तो हाफ FR है, CP अगर चाहिए तो F/2 प्लस 1 और इंटू में R है। अब जो भी गैस होगी उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा, डायटोमिक के लिए 5 आ जाएगा, डायटोमिक के लिए 6 7 जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है। ये वही CP माइनस CV इक्वल्स टू R हो गया, और CP की वैल्यू हमेशा CV से ज्यादा होगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई करोगे वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट सप्लाई करोगे उसके कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए। तो CP की वैल्यू हमेशा CV के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी, तो CP ग्रेटर देन CV। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। गामा की बात करते हैं, ये रिलेशन काम आता है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, इसमें एक टर्म आती है गामा। अगर आपको याद हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लिखते हैं PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू CP अपॉन CV होगी। अब इसमें CP और CV की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो गामा इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन F। ये रिलेशन याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में रिलेशन 1 प्लस
2/f। Cv का फॉर्मूला याद रहे, Cv इक्वल टू हाफ एफ आर है। Cp के लिए अगर बात करेंगे तो हाफ एफ प्लस 1 और बाहर आर है। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f है। गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गामा की फॉर्म में अगर Cv चाहिए तो r अपॉन गामा माइनस 1, अगर Cp चाहिए तो साथ में गामा और लगा लेना। इन सब की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, वही अगेन गामा इक्वल्स टू, ये प्रूव कर रखा है एक तरह से, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इनमें गड़बड़ मत करना। मैं फिर लिख रहा हूं ये सारे एक साथ, Cv इक्वल्स टू हाफ एफ आर है, Cp इक्वल्स टू हाफ एफ प्लस 1 इंटू आर है, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/f है, Cv इक्वल्स टू r अपॉन गामा माइनस 1 है, Cp इक्वल्स टू गामा r अपॉन गामा माइनस 1 है। ये सारे एक्सप्रेशन दिमाग में सेट होने चाहिए, डायरेक्ट इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब क्लियर होने चाहिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी गैस के लिए कितना होगा, ये कहानी हमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f की वैल्यू को n ले लिया, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Cv, टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज Cp। ये रेशियो चाहिए बेटा। देख रहे हो क्वेश्चन में थोड़ी सी कलाकारी दिखा दी। कलाकारी क्या दिखा दी है कि Cv और Cp का रेशियो पूछा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये कहा है, ठीक है। Cv अपॉन Cp क्या होगा, 1 अपॉन गामा, और गामा इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस 2/f, तो 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू क्या आएगा। चलो मैं इसको सोल्व करता हूं। गामा इक्वल्स टू f प्लस 2/f, तो 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f अपॉन f प्लस 2, ये 1 अपॉन गामा, तो 1 अपॉन गामा आ गया है f अपॉन f प्लस 2। क्वेश्चन में f को n बोला हुआ है, तो ये आ जाएगा n अपॉन n प्लस 2। सिंपल है बात भाई। Cv अपॉन Cp इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/f। यहां से गामा कैलकुलेट किया, उल्टा कर दिया, तो 1 अपॉन गामा इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस 2। 1 अपॉन गामा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया n अपॉन n प्लस 2। देखो, इसीलिए मैंने बोला था अब ये रिलेशन आया नहीं आया काम, तो क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो इसलिए रिलेशंस को याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है केटीजी से रिलेटेड, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने ये कंटेनर या वेसल में 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या क्या एक्सप्रेशंस बनेंगे, पहले केस को ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। सपोज 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V। जो वेसल हमने लिया है उस वेसल का जो टोटल वॉल्यूम है वो V है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम V हो गया, ठीक बात है। इन द मिक्सचर μ1 मोल्स ऑफ वन गैस आर मिक्स्ड विद द μ2 मोल्स ऑफ द अनदर गैस। एक गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो μ1 है, दूसरी गैस के लिए अगर बात करें तो μ2 है। n इज द एवोगैड्रो नंबर, जानते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस। फर्स्ट गैस के लिए अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा फर्स्ट गैस के लिए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना आ गया। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकंड गैस, उसके लिए अगर कैलकुलेट करूंगा तो n2 इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है। टोटल मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें, मतलब उस मिक्सचर में अगर हम टोटल मोल्स काउंट करें तो टोटल मोल्स हो गए μ इक्वल्स टू μ1 प्लस μ2। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है मिक्सचर के लिए, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशंस है ना बेटा, इन एक्सप्रेशंस को याद रखना है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये यूज में आते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सप्रेशन बना किस तरीके से है। इफ mw1 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फर्स्ट गैस एंड mw2 दैट फॉर द सेकंड गैस। फर्स्ट गैस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मॉलिक्यूलर वेट इतना है, सेकंड गैस के लिए अगर बात करता हूँ तो इतना है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, सो मिक्सचर के लिए अगर बात करेंगे तो इतना आएगा। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला ये है कि टोटल मास मिल जाए और अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। तो टोटल मास को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। अभी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट इतना है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स इतना है, सो दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फर्स्ट गैस का मास आ गया। इसी तरह से सेकंड गैस का मास मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया तो उस मिक्सचर या कंटेनर में जो टोटल मास है वो हमारे पास में ये आ गया, राइट। टोटल मोल्स कितने हैं, μ1 प्लस μ2, उससे डिवाइड कर दे तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। सो यहाँ से मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास में बन गया, μ1 mw1 प्लस μ2 mw2 अपॉन μ1 प्लस μ2। μ1 और μ2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, mw1 और mw2 उनके मॉलिक्यूलर वेट हो गए।
इसी तरीके से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर मैं मिक्सचर के लिए CV कैलकुलेट करूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ये फर्स्ट के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। बड़े सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि CV की अगर बात करें तो CV1 और CV2, और CP की बात करें तो CP1 और CP2, ठीक है। बाकी रेस्ट फॉर्मूला इनका सेम ही है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन और है मिक्सचर के लिए अगर बात करें तो गामा, गामा का एक्सप्रेशन क्या आएगा मिक्सचर के लिए। गामा का फॉर्मूला हमें मालूम है कि गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV है। मिक्सचर के लिए अगर बात करेंगे तो μ1 CP1 प्लस μ2 CP2। CP और CV के अभी हमने एक्सप्रेशन से लिखे थे, दोनों के अपॉन में μ1 प्लस μ2 था। मिक्सचर के लिए अगर मैं गामा कैलकुलेट करूंगा तो मैं CP अपॉन CV करूंगा, जब दोनों को मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो अपॉन में जो μ1 प्लस μ2 आया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 CV1 प्लस μ2 CV2। यहाँ से हम मिक्सचर के लिए गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेशर के लिए है, टेम्परेचर के लिए है। एक्सप्रेशंस को इनको एक बार देख लेना, ये एक्सप्रेशंस हैं मिक्सचर के लिए। बाकी जितना मैंने अभी डिस्कस किया है ना वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर के एक्सप्रेशंस भी दिमाग में रख लेना। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके का बना हुआ है। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है जिसके 2 मोल हैं, ऑफ एन आइडियल गैस विद CP अपॉन CV इक्वल्स टू 5/3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with CP upon CV equals to 4/3, the value of CP upon CV for the mixture। तो मिक्सचर के लिए CP upon CV मीन्स हमें गामा कैलकुलेट करना है, ठीक है। गामा के लिए अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 CV1 प्लस μ2 CV2, ठीक है। फर्स्ट गैस के लिए बात कर रहे हैं, उसमें 2 मोल दिए हुए हैं, ठीक है। μ1 की वैल्यू मेरे पास में 2 मोल हो गई है। दूसरी गैस के लिए अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स 3 दिए हुए हैं, तो μ1 और μ2 की वैल्यू आ गई है। ये फर्स्ट गैस के लिए है तो मैंने इसको CP1 अपॉन CV1 इक्वल्स टू 5/3 कह दिया। क्या मैं CP1 इक्वल्स टू 5x और CV1 इक्वल्स टू 3x कह सकता हूँ? इन द सेम वे सेकेंड गैस के लिए अगर बात करें तो ये दिया हुआ है, क्या मैं ऐसा कह दूं कि CP2 इक्वल्स टू 4x और CV2 इक्वल्स टू 3x, ठीक है। रेशियो हमें दिया हुआ है, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो गामा इक्वल्स टू, अभी μ1 की वैल्यू कितनी है 2, इन 2 में CP1 हो गया है 5x प्लस में ये हो गया 3, CP2 की वैल्यू है 4x, क्लियर। अपॉन में 2 इंटू CV1 की वैल्यू है 3x प्लस में नंबर ऑफ मोल्स 3 हो गया, CV2 की वैल्यू भी 3x। x को तो कॉमन लेकर के हम कैंसिल कर ही देंगे, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, ये 22 आ गया, अपॉन में 6 और 9 ये 15 आ गया। डिवाइड करूंगा तो 1.46 अराउंड ये आएगा, 1.47 ये अपना आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ करूंगा तो हायर साइड में, क्योंकि ये 1.46 समथिंग आएगा। तो कहानी समझ में आई, डायरेक्ट एक्सप्रेशन काम में लेना है। हमें CP और CV का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो वैल्यूज हम कंसीडर कर लेंगे 5x 3x 4x और 3x, वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 1 मोल है और मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। गैस नंबर 1 मान लेते हैं, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है 3 क्योंकि मोनो एटॉमिक है। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ है। मिक्स्ड विद 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, दूसरी गैस के लिए अगर बात करें तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक है इसलिए 5 हो गया, उसका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 3। द मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिक्सचर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब CV की बात हो रही है, दैट इज इक्वल्स टू α²/4 इंटू R, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा की बात बाद में करेंगे अपन, तो CV कैलकुलेट करते हैं अपने आप, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मिक्सचर के लिए अगर बात करूं तो CV इक्वल्स टू μ1 CV1
प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब μ1 कितना है 1, CV का फॉर्मूला है 1/2 FR, याद होगा। मोनोएटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट गैस के लिए बात करें तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 R, प्लस में सेकंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो ये हो गया 5/2 R, ठीक है। अपॉन में μ1 प्लस μ2 करूंगा तो 1 प्लस 3, ठीक है। ये आ गया है 3R/2 और 15R/2 और अपॉन में आ गया है 4। यहां सोल्व करता हूं आगे, तो CV इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 9R/4। इसको कंपेयर कर लो अल्फा स्क्वायर R/4 से, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके फॉर्मूले याद रख लो। अब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया, वैल्यूज को पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो ये केटीजी की कहानी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की कहानी है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना कौन से क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाई गई है। प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश मत करो कि कैसे सॉल्व किया गया है। हर क्वेश्चन में बेटा ये माइंड अप्लाई करने की कोशिश करो कि उसमें क्या प्रोसेस लगाया गया है, मतलब उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया गया है। तो आपको अप्रोच सीखनी है, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अलग अलग वेराइटीज ले रहे हैं जिससे कि आपको ये पता लगे कि कहाँ पर क्या अप्रोच लगानी है। तो ध्यान से उस चीज को देखना, जो फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को याद रखना, ठीक है। तो केटीजी की कहानी इतनी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बाय।